नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आरजेडी से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा लालू यादव को भेज दिया है। इसके जवाब में लालू यादव ने भी रघुवंश प्रसाद को चिट्ठी लिखी और साथ में यह कह दिया कि इस्तीफा मंजूर नहीं है। लालू यादव ने रिम्स से सीधे रघुवंश प्रसाद सिंह को चिट्ठी भेजी और यह लिखा कि आपके द्वारा लिखित कथित चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर संचित आरजेडी परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहां तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। ये लालू यादव का जवाब है। तो जिस तरीके से हाथ से लिखी हुई चिट्ठी जारी की गई थी रघुवंश बाबू की तरफ से, उसमें जिस तरीके से भावुक शब्दों का प्रयोग किया गया था, इस्तीफा देते हुए क्षमा मांगने की बात लिखी गई थी, जो संभवतः ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा। लेकिन उसका जवाब भी उसी भावुक अंदाज में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया, वो भी हाथ से चिट्ठी लिखकर, और लिखा गया कि रघुवंश बाबू आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद रांची के रिम्स में भर्ती हैं, वो इलाजरत हैं, सजा याफ्ता हैं और उनकी जो चिट्ठी उनके तरफ से जारी की गई है उस पर पहले उनके दस्तखत हैं, हाथ से लिखी गई है। उसके बाद जेल अधीक्षक का भी सिग्नेचर है। लालू यादव ने भले रघुवंश का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन उनके हनुमान की चिट्ठी जब सामने आई तो आरजेडी के होश उड़ गए। कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस शख्सियत ने इस्तीफा दिया उन्हें लेकर किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मौका विरोधियों को जरूर मिल गया। रघुवंश ने छोड़ा लालू का साथ, एम्स से भेजा रिम्स में इस्तीफा। 32 साल का साथ 38 शब्दों में खत्म। 3 दशक का नाता महज चंद शब्दों के साथ खत्म हो गया। जी हां, लालू के हनुमान कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली एम्स में इलाजरत रघुवंश प्रसाद सिंह ने सादे कागज में अपना इस्तीफा लालू यादव को भेजा है। रघुवंश प्रसाद सिंह का यह कदम आरजेडी के लिए झटका माना जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पे कहा कि 32 साल का जो साथ है वो अब नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस कदम से आरजेडी हैरान है, तो दूसरे सहयोगी दलों को भी बोलते नहीं बन रहा है। का हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें जब तक इस बात की जानकारी नहीं पूरी हम ले लेते हैं, तब तक इस पर कोई बयान नहीं दे सकते। जब तक कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वैसे देखा जाए तो हाल में पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि रघुवंश प्रसाद सिंह आज न कल ये कदम उठाते। मसलन जब से लालू प्रसाद यादव बीमार हुए हैं, पार्टी की कमान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के हाथ आई है। तभी से रघुवंश प्रसाद सिंह साइडलाइन हो गए थे। कई बार उन्होंने इसकी खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन जब बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रहे रामा सिंह को तेजस्वी और तेज प्रताप ने आरजेडी में शामिल करने की कोशिश की, तब उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर सबके सामने रखी। इसके बाद रामा सिंह की एंट्री पर रोक भी लगी, लेकिन तेज प्रताप की ओर से रघुवंश के खिलाफ बयानबाजी हुई। सबसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी को ही अलविदा कह दिया। माननीय लालू जी, ट्वीट करिएगा। 32 वर्ष जिनकी सेवा की, जिनका सम्मान इस बिहार नहीं पूरे राष्ट्रीय राजनीति में है, उनको कौन ऐसी मानसिक पीड़ा दिया जिसके चलते उनको एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से पत्र लिखना पड़ा? उसका गुनाहगार कौन है, ये स्पष्ट करिए। और मजबूर होकर रघुवंश बाबू ने, जो एक बड़े नेता थे, जाकर के इस्तीफा दिया है, इसके लिए उनके दल के लोग, लालू जी स्वयं जिम्मेदार जाकर के बात हुई नहीं, हो सके बात बने जाकर के बिल्कुल स्वागत करने जाएंगे, तब स्वागत का एनडीए में होगा जाकर के। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। जब लालू यादव संसद में नहीं थे
तब रघुवंश बाबू ने ही लोकसभा में पार्टी की आवाज बुलंद की। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान जिस मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी, उस पूरी योजना को तैयार करने और लागू करने में रघुवंश प्रसाद सिंह का अहम रोल रहा। लेकिन अब वही योद्धा पार्टी को अलविदा कह गया। दिल्ली से नेहा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। उधर दरभंगा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बहाने आरजेडी पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां पर सीनियर नेता कैसे रह सकते हैं। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति राजद में नहीं रह सकता। जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है, जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति में बिताया है, वह एक अपरिपक्व नवा फेल बच्चे के साथ रहना, जिसमें इतनी भी परिपक्वता नहीं हो कि वह अपने बुजुर्गों को सम्मान कर सके, उसके साथ रहने में किसी भी को भी दिक्कत है। और राजद के जितने भी सीनियर नेता हैं, वह सब जहर का घूंट पी करके और मजबूरी में आज राजद में। पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे बाहुबली नेता अनंत सिंह बिहार सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही है, लेकिन मेरी जानबूझकर कोर्ट में पेशी कराई जा रही है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। अनंत सिंह ने सरकार के इशारों पर जेल प्रशासन अच्छा खाना नहीं दे रहा है, ये कहा और कहा कि अनंत सिंह ने इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का समर्थन करने और तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भी बात की। विधानसभा चुनाव नजदीक है, समर्थक जानना चाहते हैं कि इस बार दादा किसके सीट पर और कहां से कुछ कर रहे हैं। हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से। और क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है, पूरी तरह से समर्थन रहेगा आनंद सिंह का? पूरी तरह। एक तरफ आरजेडी के सबसे सीनियर नेता पार्टी छोड़ने पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बेरोजगारों के मसले को उठाकर सत्ताधारियों की नींद खराब कर दी है। 9 सितंबर को रात 9 बजे बेरोजगार युवाओं को आरजेडी ने समर्थन दिया। सूबे के कई जिलों में लोगों ने मोमबत्ती या फिर लालटेन जलाकर इस आह्वान का समर्थन किया, लेकिन विरोधियों को लगता है कि तेजस्वी का ये दाव फ्लॉप हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह आह्वान हिट रहा। क्या बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में फ्लॉप रहा? बेरोजगारों के साथ आना तेजस्वी को भारी पड़ा, या फिर बेरोजगारी को मुद्दा बनते देख एनडीए परेशान है? बेरोजगारों के आह्वान को तेजस्वी ने समर्थन क्या दिया? सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सत्ताधारियों के निशाने पर तेजस्वी आ गए और बेरोजगारों के अभियान को फ्लॉप बताने की कवायद शुरू की। शुरुआत जेडीयू ने की। राजनीति में औकात का एहसास हो गया कि आपकी बातों पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातों का जनता पर असर पड़ता है। देखिए, बेरोजगारी को राजद ने सिर्फ स्वर दिया है, वो तो स्वर जमीन पे है ना। बेरोजगारी देश के लेवल पर चरम पे है। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी एक महासंकट के रूप में था। आज क्या हालात है? बेरोजगारी देश के लेवल पर चरम पे है। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी एक महासंकट के रूप में था। आज क्या हालात है? और आप क्या कह रहे हैं? भाषाई स्खलन इतना हो रहा है आपका कि आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आपको कोई सलाह भी देते हैं तो आपकी जुबान में तू तड़ाक वाली चीजें आने लगी हैं आपके तमाम लोगों में। दरअसल इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर सवाल दर सवाल के साथ सरकार को घेर रखा है और इन सवालों से सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ जाती है। कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है जिस विभाग के अंदर पिछले 15 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन 15 साल के जो उनके राज पार्ट थे उसमें नियुक्तियां कौन कहे, लोगों को नौकरी करने के बाद भी सैलरी नहीं मिलता था। मंगल पांडे जी, आपको शर्म नहीं आती? 15 साल पुराने शासन को कोसने में और उसका हिसाब लेने में आप व्यस्त हैं। आपको लोगों ने चुना था, आपने क्या किया? बिहार को कोरोना कैपिटल बना दिया है।
सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि बिहार में युवाओं को नौकरी दी जा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सूबे में अभी भी 4.5 लाख सीटें खाली पड़ी हैं। बेरोजगार युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और विपक्ष के इन आरोपों को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से तो बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली से नेहा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और देरी की वजह से कांग्रेस के दिग्गज नाराज हैं। सदानंद सिंह ने बुधवार को क्रांति महासम्मेलन के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सदानंद सिंह ने आवाज क्या उठाई? महागठबंधन के अंदर से इस मुद्दे पर सफाई आने लगी है। कांग्रेस का दावा है कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, तो बीजेपी को लगता है कि महागठबंधन में अभी खींचतान होना बाकी है। सीट बंटवारे में देरी से दिग्गज नाराज। कांग्रेस ने कहा बात फाइनल हो चुकी है। एनडीए ने कहा खींचतान अभी बाकी है। और इतना विलंब सीट शेयरिंग में, मैं कहते कहते थक गया। सीट शेयरिंग का मामला सुलझ लेना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर सुलझना। अब समय कहां है? चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रचार में जुटी है और इसी प्रचार को लेकर उनके दिग्गजों का दर्द छलककर सामने आ रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में हो रही देरी से कांग्रेस के सदानंद सिंह नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के भीतर सीटों को लेकर बात पक्की हो जाए। सीट शेयरिंग हम लोगों का फाइनल स्टेज में है और सब ठीक है। निटी ग्रिटी चलते रहता है, टीथिंग प्रॉब्लम रहता है हर जगह, तो वो 1-2 सीट इधर उधर हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से बैठकर उठते हैं और बांट लेते हैं। वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, स्वस्थ तरीके से चल रही हैं, भरोसे में चल रही हैं। जल्द ही खबर की जाएगी। कांग्रेस और आरजेडी दावा कर रही हैं कि लगभग बात फाइनल है। कुछ दिनों में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि अभी खींचतान बाकी है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो सभी जानते हैं 2015 में लालू जी भी इन्हें 10 से 15 सीट देने वाले थे। वो नीतीश जी ही थे जिन्होंने 41 सीट दिया। तो अब तो नीतीश जी है नहीं, ना उनका नेतृत्व है उस महागठबंधन में, ना उनका चेहरा है। अब चेहरा जिसका है तो वो कहां बैठे हैं ये सभी जानते हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी तरह की स्थिति रही तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव की घोषणा होने के पहले ही महागठबंधन बिखर भी सकता है। दरअसल देखा जाए तो दोनों गठबंधनों में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के आखिर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में वक्त कम है और काम ज्यादा, जिसे पूरा करना सभी प्रत्याशियों के लिए चुनौती है, जिसकी बात सदानंद सिंह कांग्रेस के सम्मेलन में कर चुके हैं। दिल्ली से नेहा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने मत्स्य, पशुपालन और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की, साथ ही ई-गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक का उद्घाटन किया गया। किशनगंज में एक्यूटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। मधेपुरा में फिश फीड मिल का उद्घाटन किया गया और राजधानी पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। बिहार के पूसा, समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। पूर्णिया, पटना और बेगूसराय में पशुपालन से जुड़े अहम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में इस स्कीम के तहत करीब 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये अब तक इस सेक्टर में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। यह स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। हमारे यहाँ पशुपालन का काम हमारी माताओं बहनों ने ही संभाला है, लेकिन अगर उनको आधुनिक तकनीक का उनको सहारा मिल जाए,
उनको ज्ञान भी मिल जाए और व्यवस्था भी मिल जाए और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है। मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। पूर्णिया के बरंगा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा फ्रोजेन सीमेन बैंक का उद्घाटन बटन दबाकर किया। इस मौके पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्णिया के दुग्ध उत्पादन करने वाली मोनिका से प्रधानमंत्री ने बात की और उनके कामकाज की सराहना की। पूर्णिया को पीएम मोदी ने सौगात दी है। 2 साल पहले 80 करोड़ की लागत से फ्रोजन सीमेंट बैंक का शिलान्यास सीएम नीतीश ने किया और अब इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुग्ध महिला किसान मोनिका से बात की। अभी तो गो पालन कर रहे हैं और मतलब सोशल वर्कर जैसे महिलाओं को जागरूक करना, शराबबंदी से तो मतलब काम कर रहे हैं, उसको गो पालन के लिए भी जागरूक किए और ग्रुप में जैसे स्वयं सहायता समूह है उसमें जुड़ने के लिए जागरूक किए। फ्रोजन सीमेंट बैंक के उद्घाटन से पूर्वोत्तर भारत की बड़ी आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। पशुपालक इससे सीधे जुड़ सकेंगे। तो यहाँ के किसान जो पशुपालक हैं उसकी जो पशु है वो नस्ल उनका सुधरेगा और अधिक दूध देगी तो किसानों को लागत भी कम होगा, जो खर्च है उसमें फायदा काफी होगा और बिहार ही नहीं पूर्वोत्तर भारत को इसका फायदा होने वाला है। ये न केवल बिहार के लिए बल्कि पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा अवसर है जो पशुपालक हैं उनके लिए। यहाँ पे जो भी बुल्स लाए जाएंगे उससे अच्छी नस्ल के जो बाछी है या बाछा है उसके प्रजनन में सुविधा होगी और सीमेंट के प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। बहरहाल फ्रोजन सीमेंट बैंक पूर्णिया के उद्घाटन को दुग्ध उत्पादक किसान आशा की नजर से देख रहे हैं और उम्मीद है कि वैसी गायें जो कम दूध देती हैं, उसका भी नस्ल सुधार कर ज्यादा दुग्ध उत्पादन किया जा सकेगा। मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पूर्णिया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।